सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं व्हाट इज मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जितना आप इसके बारे में सोचोगे आपको मजा आएगा। मान लेते हैं ये जो दीदी हैं ये एक पार्क में, एक गार्डन में बैठी हैं बेंच के ऊपर, ठीक है। इनको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ये अपने जगह पे बैठी हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। ऊपर से एक चिड़िया उड़ के जा रही है। कैन आई से वो चिड़िया अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। दीदी बैठी हैं, दीदी अपनी जगह पे बैठी हैं चुपचाप, चिड़िया उड़ के गई, चिड़िया ने अपनी पोजीशन चेंज की विथ टाइम, समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। वैसे ही सामने से गाड़ी जाती है, क्या ये गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? रेफरेंस पॉइंट तो वहीं पे है, गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज की विथ टाइम, समय के साथ गाड़ी आगे गई। एक और बच्चा भागते हुए गया, बच्चा भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, समय के साथ बच्चा आगे आगे जा रहा है, बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मोशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे मोशन को? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये रेफरेंस पॉइंट। चिड़िया उड़ के गई, गाड़ी आगे गई, बच्चा भागते हुए गया, तीनों ने अपनी पोजीशन को चेंज किया विथ रेस्पेक्ट टू दीदी। दीदी अपनी जगह पे बैठी थी, बाकी तीनों चीजें आगे आगे गए, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ओवर टाइम, मतलब समय के साथ उन तीनों ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। इसको हम बोलते हैं मोशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लीजिए। तो रेस्ट क्या होता है? दो चीजें हैं, एक मोशन होता है, एक रेस्ट होता है। यहां पे मुझे बताइए, ये जो बेंच है जिसके ऊपर दीदी बैठी है, बेंच हो गया, बाजू में एक स्ट्रीट लाइट है ना, लाइट का खंबा है, पीछे कुछ ट्री है, यहाँ पे कचरे का डब्बा नीचे है, और भी पेड़ हैं, पीछे कुछ बिल्डिंग्स हैं। ये सारी चीजें भी अपनी जगह पे बैठी थी विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। दीदी भी अपनी जगह पे बैठी है, बाकी सारी चीजें भी अपनी जगह पे बैठी थी विथ रेस्पेक्ट टू दीदी। तो हम क्या बोलते हैं, रेस्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to the reference point over time. ये जो चीजें हैं, ट्री है, बेंच है, स्ट्रीट लाइट है, कचरे का डब्बा है, इन्होंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, ये अपनी ही जगह पे थे विथ रेस्पेक्ट टू दीदी। दीदी भी वहीं पे थी, बाकी सारी चीजें भी वहीं पे थी। तो हम क्या बोलते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो दो बातें समझ में आती हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लेते हैं एक बस स्टॉप है जहां पे लोग खड़े हैं, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट बोलता हूं। सामने से एक बस जाती है, बस के अंदर पैसेंजर है। तो मुझे बताओ, बस और उसके अंदर के पैसेंजर ये सारे मोशन में हैं। द बस एंड पैसेंजर्स आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे जितने लोग खड़े हैं ये सारे रेस्ट में थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। बस स्टॉप भी रेस्ट में है, लेकिन जो गाड़ी जा रही है, गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं ये सारे मोशन में हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा सोचूं, अगर मैं एक पैसेंजर बन जाऊं एंड ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, ये जो पैसेंजर हैं, ये जो आंटी यहां पे पढ़ रही हैं किताब, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी वहीं पे है, आसपास के जो लोग हैं वो भी वहीं पे हैं। नहीं समझ में आई बात? मुझे बताओ, ये जो सीट है, ये सीट भी वहीं पे है विथ रिस्पेक्ट टू आंटी, आंटी भी वहीं पे, सीट भी वहीं पे है। ये सामने जो दूसरी दीदी हैं ये भी वहीं पे है। अच्छा, ये जो पोल है, ये पोल भी वहीं पे है, गाड़ी भी वहीं पे है। तो इनके रेफरेंस से ये सारी चीजें रेस्ट में है, लेकिन बाहर का जो बैकग्राउंड है, जो सराउंडिंग्स हैं, दे आर मूविंग बैकवर्ड्स। ठीक है, इनके लिए, ये जो आंटी हैं, इनके लिए पैसेंजर और गाड़ी ये सारी रेस्ट में है, ये सारी चीजें रेस्ट में है, लेकिन बाहर का जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, वो पीछे पीछे जा रहे हैं। बाहर के जो लोग खड़े हैं, जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के ऊपर के लोग हैं, वो पीछे जा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मोशन कैसा होता है पता है? मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, कौन ऑब्जर्वर है और कहां बैठा है, कहां से देख रहा है। तो मोशन कैसा होता है? मोशन इज रिलेटिव। हम क्या बोलते हैं? मोशन इज रिलेटिव। एक और सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक बंदा मस्त कॉफी पी रहा है, सोफा पे बैठा है, टीवी देख रहा है। तो मुझे बताओ, टीवी भी रेस्ट में है, सोफा भी रेस्ट में है, पर्सन भी रेस्ट में है, सारी चीजें स्थिर हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बाहर जाके, अर्थ के बाहर जाके देखूं, मुझे बताओ, अर्थ तो पूरा रोटेट हो रहा है। अगर एक एस्ट्रोनॉट यहां पे खड़ा है चुपचाप, अब एस्ट्रोनॉट को मैं रेस्ट पोजीशन में मानूंगा, मान लेते हैं कि ये रेस्ट में है, ये खड़ा है,
लेकिन अर्थ पूरा रोटेट हो रहा है, अर्थ के ऊपर जितनी सारी चीजें हैं, सारी चीजें मोशन में है। तो मोशन कैसा है? मोशन इज रिलेटिव। मोशन सिर्फ एक चीज को लेके मैं बोल नहीं सकता कि ये मोशन में है। अगर ये मोशन में है तो कुछ रेस्ट में भी होना चाहिए, ठीक है? एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके साथ कंपेयर करूंगा मैं और बोलूंगा कि ये चीज मोशन में है। सिर्फ एक चीज को मैं लेके बोल नहीं सकता कि मोशन में है, ठीक है? मोशन कैसा होता है? रिलेटिव होता है। व्हेन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर कहां पर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। मोशन इज रिलेटिव, ठीक है? ये पेन कब मोशन में होगी? जब एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स्ड होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, एंड उसके रेस्पेक्ट में ये पेन अपना पोजीशन चेंज कर रही है, तब मैं बोलूंगा कि पेन मोशन में है। तो मुझे दो चीजें चाहिए कंपेयर करने के लिए, तब मैं बोल सकता हूं कौन सी मोशन में है, कौन सी रेस्ट में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप बातें समझ में आई। मोशन कैसा होता है? रिलेटिव होता है, ठीक है? अब हमारा जो बैच है उड़ान बैच, वो 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। रेगुलर लेक्चर्स 11th स्टैंडर्ड के फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अभी भी पढ़ना चाहते हैं, फटाफट ज्वाइन कर ले। अदरवाइज बाद में आप आओगे, आपके लेक्चर मिस होंगे। आपका शुरू का जो बेसिक्स है, सबसे पहले जो लेक्चर्स होंगे दे विल बी फाउंडेशनल लेक्चर्स, बिकॉज बहुत सारा बेसिक्स जो है वो पढ़ाया आपको जाएगा, शुरू में ही पढ़ाया जाएगा, बाद में वापस तो पढ़ाएंगे नहीं। तो जितने बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं वो अपना बेसिक्स मिस करते हैं। तो अभी भी आपको, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, वॉट एवर यू आर वेटिंग फॉर। यहाँ पे बोर्ड का पढ़ाया जाएगा, सीईटी का भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? बैच में लाइव क्लास होगा, हर टॉपिक के ऊपर सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे। मोबाइल, पीसी, टैबलेट, हर चीज के ऊपर आपको एक्सेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो जूम पे किया जाएगा, जहाँ पे आपस में बातचीत करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। रिवीजन रहेगा, ये भी जूम पे कंडक्ट होगा। पर्सनल मेंटरशिप, 1-on-1 कॉल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1-on-1 कॉल आप टीचर के साथ कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका जो भी डाउट है, आप जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे आप क्लियर कर सकते हैं। 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। एमसीक्यूज रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आप पेपर लिख के देंगे, पीडीएफ भेजिए, उसको चेक करके भी, पेपर को चेक करके भी आपको दिया जाएगा। एंड फिर कोई डाउट आता है आपको पेपर में, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो आप आपके टीचर से भी बात करके पूछ सकते हो, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं, यही हमारे बैच का जो पर्सनल मेंटोरशिप है और जो डाउट क्लियरिंग है टीचर से बात करके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स हम लेते हैं, ठीक है? उतने ही स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं जितने टीचर्स हैंडल कर सकते हैं, जिनका डाउट पर्सनली क्लियर किया जा सकता है, ठीक है? चलिए, कौन कौन है? शुभम सर हैं जो फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायोलॉजी लूंगा, मारिया मैम केमिस्ट्री, योगेश सर मैथ्स, एंड खुशी मैम बायोलॉजी लेंगे, ठीक है? चलिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप है इजी लर्निंग। इजी लर्निंग पे आ जाइए, यहाँ पे लाइव कोर्सेज आपको दिखाई देगा, उसके अंदर यू कैन सी उड़ान 3.0, उसके अंदर आपको दिखेगा बाय नाउ का ऑप्शन, उसके अंदर आपको पे ऑनलाइन एंड स्कैन क्यूआर, डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है अंदर से, या फिर क्यूआर आ जाएगा, किसी और के फोन से भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है यहाँ पे, तो इस क्यूआर के ऊपर भी स्कैन करके, इसके ऊपर भी स्कैन करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजा जा सकता है इस नंबर के ऊपर। या फिर कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द बैच, ये दोनों नंबर हैं, इनके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए, अब हमने मोशन तो समझ लिया, मोशन रिलेटिव होता है। मोशन कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम, ठीक है? समय के साथ एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। रेस्ट में कब होता है? जब वो उसी पोजीशन में, पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम, ठीक है? तो मोशन समझ में आ गया, रेस्ट समझ में आ गया, एंड मोशन रिलेटिव होता है। 2 चीजों को रिलेट करके, कंपेयर करके बताया जाता है। सिर्फ एक चीज को हम मोशन में है ऐसा बोल के छोड़ नहीं सकते, मुझे 2 चीजें चाहिए जिनको मैं रिलेट करूंगा, तब जाके बोल सकता हूं कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है। तो मोशन कैसा होता है? रिलेटिव होता है। रिलेट करना है 2 चीजों को, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। अब कौन से प्रकार के मोशन होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के
विविध प्रकार के मोशन है, आइए समझते हैं। एक हो गया लीनियर मोशन। लीनियर मतलब जब एक ऑब्जेक्ट एकदम सीधे लाइन में चलते जा रहा है, इसको आप लीनियर मोशन बोलते हो, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन, वेरी सिंपल। फिर एक होता है सर्क्यूलर मोशन, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है। अब मुझे बताइए, ये जो स्पोर्ट है इसको बोला जाता है हैमर थ्रो। हैमर थ्रो, इसमें एक गोला है, रस्सी से बांधा हुआ है, आदमी उसको घुमा 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 के फेंक रहा है। तो मुझे बताइए, जैसे आदमी उसको घुमा रहा है, किसी चीज को घुमाने के लिए, सर्कुलर मोशन लाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? आदमी उस बॉल को अंदर की तरफ खींचता है, रस्सी से खींचता है, अंदर की तरफ खींच खींच के घुमाता है। तो जो खिंचाव है वही है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहां पर जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग मतलब क्या? जो धागा है जिससे बॉल को बांधा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? टेंशन होगा। टेंशन मतलब क्या? खिंचाव। आदमी उसको खींच रहा है ना, खींच खींच के घुमा रहा है, तो जो टेंशन है वही यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक गोल पाथ पे जब आपका ऑब्जेक्ट घूमता है उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। हमने एक और एग्जांपल देखा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। अर्थ जब सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां पर ये भी सर्कुलर मोशन है, बराबर। अर्थ एक ऑर्बिट पे घूम रहा है इस प्रकार से। अब मुझे बताइए, यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स क्या रहेगा? वो फोर्स रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ के बीच में, वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो अर्थ को एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहा है। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है। तो जब आदमी बॉल को घुमाता है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? टेंशन, जो तनाव है, जो स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यहां पर जब अर्थ घूमता है सन के आसपास, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। डायरेक्शन होती है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। चलिए, फिर एक होता है रोटेशनल मोशन। When an object spins around its own axis, कितने बच्चे थे बेब्लेड देखते थे? कमेंट में बताना। बेब्लेड, अरे बेब्लेड। और कितने बच्चे थे जो ऐसा भंवरा घुमाते थे, रस्सी बांध के ऐसा सट करके घुमाते ना? मैंने कभी घुमाया नहीं है, कभी मौका नहीं मिला, कभी ऐसे कोई दोस्त नहीं थे जिनके पास ये था। किसी को आता था, मेरे घर पे भी किसी को नहीं आता था, तो किसी ने मुझे सिखाया नहीं। कभी किसी को करते हुए देखा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कोशिश भी की, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन बाद में जब बेब्लेड आया, कार्टून नेटवर्क पे बेब्लेड देखते थे, फिर तो बहुत ही बड़ा क्रेज आ गया था, मार्केट में इतने सारे बेब्लेड मिलते थे। फिर 20-20 रुपए के आते थे, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए के आते थे, छोटा सा लेके आओ, घुमाओ। तो मुझे बताओ, ये जो भंवरा है वो एक एक्सिस पे घूम रहा है ना? मान लो ये उसकी एक्सिस होगी। एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, और उस एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है वो। ठीक है। स्पिन्स अराउंड इट्स, अराउंड मतलब क्या? इर्द गिर्द, अराउंड इट्स ओन एक्सिस, मतलब बेसिकली ऐसे। ठीक है। ये जो मोशन हो गया, ये हो गया रोटेशनल मोशन। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मुझे बताइए, अर्थ जो है, अर्थ की भी एक एक्सिस होती है। अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी स्लांट होती है, टिल्टेड होती है। ठीक है, बाय द वे। तो ये अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है। एक्सिस क्या है? कि इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। चलिए, फिर बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आपने पेंडुलम देखा है? ये क्या है? ये चीज, ये पेंडुलम है, पेंडुलम। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे ऐसे हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट को लेके आगे पीछे कर रहा है, दिस इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। मतलब यहां पे मुझे बताओ, यहां पे ये जो पेंडुलम है इसका ऑसिलेशन थोड़ा स्लो है। लेकिन यही चीज अगर मैं गिटार की स्ट्रिंग आपको दिखाऊं,
मुझे बताओ, ये भी तो ऑसिलेट हो रही है। इसके दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट यहां पे होगा नीचे की तरफ और एक फिक्स्ड पॉइंट यहां पे होगा ऊपर की तरफ। दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं एंड आपकी जो स्ट्रिंग है गिटार की वो वाइब्रेट हो रही है। ऑसिलेशन का मतलब क्या? आगे पीछे होना, बैक एंड फोर्थ जाना। तो ये भी ऑसिलेशन है, लेकिन ऑसिलेशन बहुत फास्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल यहां पे लिखना चाहूंगा, ट्यूनिंग ट्यूनिंग फोर्क। ये आप 11th में जब जाओगे फिजिक्स के प्रैक्टिकल करोगे तो ट्यूनिंग फोर्क आपको आएगा। ठीक है, बहुत सारे एक दो प्रैक्टिकल्स है, साउंड के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहां पे लगता है। ठीक है। एंड साउंड भी जो जनरेट होता है ना, वो ये जो वाइब्रेशंस है ना, इनके वजह से साउंड जनरेट होता है। एंड मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी, मेटल्स को मारते हैं तो आवाज आता है, मेटल्स को जब मारोगे तो वो वाइब्रेट होते हैं, ऑसिलेट होंगे एंड आवाज आता है वहां से। ठीक है, चलिए क्लियर बात। नाउ मोशन के टाइप्स हमने देखे, कौन से देखे? चलो बता दो एक बार, कौन से देखे? एक लीनियर मोशन था, सर्कुलर मोशन देखा, रोटेशनल देखा एंड ऑसिलेटरी वाइब्रेशनल मोशन देखा। ठीक है, मोशन देखा क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन देखा। अभी मोशन होता क्यों है, क्यों हो रहा है मोशन? किसी भी चीज को जब फोर्स लगाया जाता है तो वो चीज मूव करती है ना। न्यूटन्स लॉज, ये मैं कल के वीडियो में लूंगा, पार्ट 2 भी आएगा ना, उसमें हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज। 3 लॉज हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो मोशन होता क्यों है? मान लो एक फुटबॉल था, फोर्स लगाने से मोशन होता है। मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल को लात मारा घप करके, फटाक, तो आपने फोर्स लगाया तब जाके वो, पहले वो चीज रेस्ट में थी, मानते हो? पहले वो जो फुटबॉल था वो रेस्ट में था ना, विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन। आदमी मूव कर रहा था लेकिन बॉल तो वहीं पे था, रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया मोशन में आ गया। ठीक है, फिर यहां पर आपको दिख रहा है ये आदमी एक बैग को खींच रहा है, पुल कर रहा है, खींचने से भी मोशन हो रहा है। तो मोशन कब हो सकता है? जब दो प्रकार के फोर्स लगाए जाएं, या तो पुश या तो पुल। लात मारा मतलब धक्का मारा, बॉल को लात मारा मतलब पुश किया ना, एंड जब ट्रॉली को मूव करना था तो क्या करना पड़ा? पुल करना पड़ा। तो फोर्स क्या होता है? इट इज द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स क्या होता है? इट इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। याद रखो, ये चाहिए तो लिख लो इसको। फोर्स क्या होता है? अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है? इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसको आप मूव कर सकते हो। स्टेशनरी मतलब क्या? जो रेस्ट में है उसको मैं स्टेशनरी बोलता हूं। बॉल को लात मारा, बॉल मूव किया। ठीक है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से किसी चीज को आप रोक सकते हो। मान लो गोलकीपर है, उड़ता हुआ बॉल उसके मुंह पे आ रहा था, उसने रोक लिया। एक मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा था, उसने उसको फोर्स लगा के ऐसे पकड़ा ना, धप करके फोर्स लगाया और एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक लिया। ठीक है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपका दोस्त साइकिल चला रहा है, आप अगर उसको धक्का लगाओगे तो क्या स्पीड चेंज होगी साइकिल की? हाँ, फोर्स लगाने से स्पीड भी चेंज होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितने बच्चे क्रिकेट देखते हैं कमेंट में बताएं कि यस मैं क्रिकेट देखता हूं। आपकी फेवरेट आईपीएल टीम का नाम कमेंट में डालिए। चलिए, मेरी है मुंबई इंडियंस, आप भी अपनी अपनी बताइए। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बॉल आपकी तरफ आ रहा है, बॉल भी मूविंग है, आपने थोड़ा सा बैट उसको टक करके लगाया, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फोर्स लगाने से एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। सही बात है। इट कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज को इतना मारो, उसके ऊपर फोर्स लगाओ कि उसका शेप चेंज हो जाए। कैन को लो, आपने फोर्स लगाया, आपने चारों तरफ से उसको पुश किया ना। फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और अ पुल। तो यहां पर कैन को आप क्या कर रहे हो? हाथ में अगर आपके कैन है, आप उसको दबा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप उसको चारों तरफ से पुश कर रहे हो, पिचका रहे हो। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं। नाउ फोर्स के भी अलग अलग प्रकार हैं। मोशन समझा, मोशन के भी टाइप समझे, फोर्स समझा। अब फोर्स के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे आपको अगर किसी चीज को मूव करना है, आपको उसको छूना पड़ेगा,
टच करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे हो गया मस्क्यूलर फोर्स, जिम जाते हैं, किसी चीज को उठाना है तो अपने मसल्स को यूज करना पड़ेगा, ये हो गया मस्क्यूलर फोर्स, जहां पे आप अपने बॉडी के मसल्स को यूज करके किसी चीज को मूव कर रहे हो या किसी चीज को रोक रहे हो, ठीक है, मस्क्यूलर फोर्स। फिर एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? सिंपल, घर्षण जिसको बोलते हैं। ऐसे हाथ को आप रब करते हो तो आपको कुछ अपोजिशन फेस होता है, ऐसे ऐसे करते हो एकदम। अच्छा, वही हाथ में अगर तेल लगा दोगे या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा दोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आपका हाथ एकदम ड्राई है, मान लो एकदम ड्राई हो गया है और आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो फ्रिक्शन फील हो रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करता है? आपका जो पुशिंग फोर्स होता है ना, ये आपका पुशिंग फोर्स है, एक तरफ से आप धक्का लगा रहे हो, फ्रिक्शन क्या करता है? उसको अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोजेस द पुश बेसिकली, एक तरीके से, ठीक है। जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना आप किसी चीज को इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। कैरम खेला है तो वो पाउडर डालते हैं, पता है पाउडर क्यों डालते हैं? ताकि सरफेस और आपका जो गोटी है उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए, आप इजीली आपके स्ट्राइकर को कैरम बोर्ड के ऊपर मूव कर सको, ठीक है। अगर ये पाउडर नहीं होगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इजीली मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। कहानी तो सिंपल है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है आपके पुश को। फिर टेंशन, टेंशन मतलब खिंचाव। मुझे बताओ, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी ग्रेविटी इस बॉल को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने ऊपर एक थ्रेड से, एक रस्सी से उसको बांध के रखा है। तो मुझे बताओ, ये रस्सी ऊपर की तरफ पुल कर रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है लेकिन रस्सी ऊपर पुल कर रही है। ये जो पुल है इसको क्या बोलते हैं? इसको टेंशन बोलते हैं। ताण, ताण आ रहा है मेरे, तनाव आ रहा है मेरे दिमाग पे, तनाव, टेंशन, तनाव, खिंचाव, तनाव, इट इज कॉल्ड एज टेंशन। बहुत सिंपल, ये भी एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है, टेंशन फोर्स जिसको बोलेंगे। एंड एक होता है नॉर्मल फोर्स, सादा सुदा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या? मान लो आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, अगेन ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। बाय द वे, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वही फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इक्वल टू mg, ये हमने पढ़ा हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो आप भी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाओगे ना, ताकि वो आपके हाथ में स्टेबल रहे। अगर मैं हाथ हटा दूंगा तो ये गिर जाएगा, सच में गिर गया, चल तो रहा है बेचारा। अगर इसको स्टेबल रखना है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मुझे इसको ऊपर पुश करना पड़ेगा, मुझे इसको ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा, एक फोर्स देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अपवर्ड पुश जो आप प्रोवाइड करते हो। आप किसी, मान लो टेबल के ऊपर, यहां पे टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने ये बॉटल को रखी है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, टेबल बॉटल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, टेबल जो फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये हो गए कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे छूने की जरूरत होती है। एंड फिर होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। छूने की जरूरत है नहीं, बीच में कुछ है नहीं, स्पेस है, लेकिन फिर भी जो प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स, यहां पर आपको आयन फाइलिंग्स दिख रही है, नीचे एक मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेट मूव करते हैं, आयन फाइलिंग्स भी मूवमेंट दिखा रही है। आयन फाइलिंग्स होंगी या फिर मैग्नेट के भी छोटे छोटे पीसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे छूने की जरूरत नहीं है, दूर से भी हो सकता है। एंड एक और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पर अपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट देखा है, एक कंघी ले लो, बाल में उसको ऐसे ऐसे रब करो, बाद में पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर रखो, तो ये जो पेपर हैं ये उसको चिपकने लगते हैं, ठीक है। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, आगे 11th में आपके आएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, जहां पे छूने की जरूरत नहीं है, दूर से काम हो सकता है, ठीक। चलिए, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है।
अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, हैज अ वैल्यू एंड अ यूनिट। कोई ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब क्या? वैल्यू मतलब एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा उसके पास एंड एक यूनिट होगा। मान लेते हैं लेंथ का एग्जांपल लेते हैं। क्या लेंथ को आप मेजर कर सकते हो? हाँ। क्या उसकी कोई वैल्यू होती है? हाँ। उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। वैल्यू रहेगी ना, 5 मीटर 10 मीटर। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। मास को मेजर कर सकते हैं, उसका यूनिट क्या रहेगा? किलोग्राम। 5 किलो 10 किलो 15 किलो, ये उसकी वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया। टाइम को मेजर कर सकते हो सेकंड में, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, ये उसकी वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया। टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हो, केल्विन में भी मेजर कर सकते हो। तो ये इनके यूनिट्स हो गए टेम्परेचर के। हीट की बात नहीं कर रहा हूँ। हीट क्या है? हीट इज एनर्जी। उसका क्या होता है? जूल होता है या फिर कैलोरी होता है हीट के लिए, वो उसका यूनिट हो गया। टेम्परेचर क्या? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। केल्विन को ज्यादा यूज करोगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो आप ज्यादातर ये जो केल्विन होता है, केल्विन यूनिट होता है, इसको यूज करोगे। ठीक है। नाउ वैल्यू क्या बताती है? कितना है भैया जी, कितना रुपया हो गया? कितना मतलब क्या? वैल्यू। वैल्यू क्या बताती है? हाउ मच। 5 है, 2 है, 10 है। एंड यूनिट क्या बताता है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं। अगर मैंने बस बोल दिया 5, आपको क्या समझ में आएगा? नहीं। 5 किलो बोला, किलो सुनने के बाद समझ में आएगा कि मास का मेजरमेंट हो रहा है। 5 मीटर बोल दिया, मीटर मीटर सुन के क्या समझ में आया? कि हाँ, लेंथ का मेजरमेंट हो रहा है। तो यूनिट क्या बताता है? कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी सिंपल। इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको मेजर किया जा सकता है, उसकी वैल्यू होती है और यूनिट होता है। ठीक है, इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। नाउ हमने अलग अलग सिस्टम पढ़े हैं यूनिट के। एक होता है सीजीएस सिस्टम। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट यूज किए जा रहे हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, छोटा छोटा यूनिट है। फिर एक होती है एमकेएस सिस्टम, बड़े बड़े यूनिट यूज किए जाएंगे। सेंटीमीटर के जगह पे मीटर आपको दिख रहा है, ग्राम के जगह किलोग्राम, एंड सेकंड के जगह सेकंड। तो ये एमकेएस सिस्टम हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड, जहां पे बड़े यूनिट्स को यूज किया जा रहा है। ठीक है। फिर एक होती है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड। ये फुट, ये पाउंड, ये ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स वाले यूज करते हैं, बाकी पूरी दुनिया में नहीं यूज किया जाता। इंडिया में तो मीटर किलोग्राम चलता है ना, कितना हो गया, कितना मीटर का है, कितना किलोग्राम का है, कितना किलो हो गया। हम कभी पाउंड बोलते नहीं बोलते। पाउंड कहाँ यूज किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। तो फुट पाउंड सेकंड ये सिस्टम हो गई ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स वाली। ये जो एमके सिस्टम, इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है, मैट्रिक, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है। नाउ फिर आती है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो क्या हुआ ना, पुराने जमाने में, मतलब कुछ सालों पहले, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, दे वर वाइडली यूज्ड इन द पास्ट, पहले इन 1971। लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता था, किधर कोई फुट में मेजरमेंट कर रहा है, कहीं पे कोई ग्राम में कर रहा है, कहीं सेंटीमीटर में हो रहा है। तो कंफ्यूजन होता था बिकॉज यूनिट्स अलग अलग होते थे। मान लो यूनाइटेड स्टेट्स में किसी साइंटिस्ट ने एक पेपर लिखा और उस पेपर में उसने फुट पाउंड सेकंड में अपना मेजरमेंट्स को लिखा हुआ है, वही पेपर बाद में इंडिया आता है। इंडिया में फिर वो फुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होता है, दिमाग का दही हो जाता है। इसलिए फिर 1971 में 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हुआ। वहां पे लोगों ने क्या बोला? एक ऐसा सिस्टम फॉलो करो जो पूरी दुनिया में सब जगह फॉलो हो, कॉमन सिस्टम रहेगा, सब लोग वही, जितना भी साइंटिफिक पेपर बनेंगे, जो भी रिसर्च होगा, वो उन्हीं यूनिट्स में होना चाहिए, ताकि जापान में कोई पेपर लिखा जा रहा है, चाइना में कोई लिखा जा रहा है, रशिया में कोई लिखा जा रहा है, यूएस में लिखा जा रहा है, कहीं पे भी कोई भी रिसर्च हो रही है तो वो शेयर की जाए एंड सबको समझ में आए। तो यहां पर बनती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिनको एसआई यूनिट बोला जाता है, सिस्टम इंटरनेशनले। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनले यूनिट्स। एंड ये जो एसआई यूनिट होती है, इट इज वेरी सिमिलर टू एमकेएस सिस्टम। एसआई सिस्टम है वो एमकेएस जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर और भी यूनिट्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं। आपकी जो एसआई सिस्टम है उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया है। कौन सी हैं? देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी
which does not depend on any other physical quantity for their measurement. उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेंथ, उसका यूनिट क्या रहता है, मीटर होता है, सिंबल क्या होता है, एम. लेंथ मेजर करने के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ एक फुट पट्टी दे दोगे, मैं लेंथ को मेजर कर लूंगा. मास, मुझे बताओ लेंथ मेजर करने के लिए मास की जरूरत है? नहीं. क्या मास को मेजर करने के लिए लेंथ की जरूरत है? नहीं. इंडिपेंडेंट है ना. दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट. तो मास के जगह, मास का यूनिट क्या है, एक तो किलोग्राम है, सिंबल क्या रहेगा, केजी. फिर टाइम, टाइम मेजर करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है? नहीं. इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स. ये ऐसा यूनिट क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, सिंबल क्या रहेगा, एस रहेगा. फिर बात करते हैं टेम्परेचर की. यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है उसका, केल्विन. डिग्री सेल्सियस तो हम साधारण भाषा में यूज करते हैं कि 40 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, लेकिन जो साइंटिफिक टर्म है वो साइंटिफिक यूनिट कौन सा है, एसआई यूनिट केल्विन रहेगा, सिंबल रहेगा कैपिटल के. फिर इलेक्ट्रिक करंट, करंट को भी मेजर करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है. हालांकि करंट को हम बोलते हैं ना कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज पर सेकंड, लेकिन फिर भी उसको एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है. ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है, सिंबल क्या रहेगा, ए रहेगा. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मतलब कितनी इंटेंस लाइट आ रही है, उसको हम कैंडला में मेजर करते हैं. ऐसा यूनिट क्या है, कैंडला. ल्यूमिनोसिटी समझते हो ना, कितनी ब्राइट कोई चीज है, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो इसका सिंबल रहेगा सी. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मेजर किया जाता है मोल में, सिंबल रहेगा MOL. मोल का जो कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको बताया. जब किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास हो गया या मॉलिक्यूलर मास, उसको जब ग्राम्स में लिया जाता है तो हम उसको एक मोल बोलते हैं. ठीक है, मान लो वाटर की बात करूं, H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 डाल्टन. वही वाटर को अगर मैं 18 ग्राम ले लूं तो उसको क्या बोला जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर बोला जाएगा. बराबर है. मॉलिक्यूलर मास को या फिर एटॉमिक मास को जब ग्राम्स में लिया जाता है उसको हम मोल बोलते हैं. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर होता है, उसका सिंबल क्या है, एम. मोल, MOL. ठीक है, MOL. तो ये हो गया आपके फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज. लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते. फिर आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज. ये डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम डिराइव करते हैं. मतलब मान लो वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या रहेगा, मीटर रहेगा. तो मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट को भी मैं एक फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस की तरह ही कंसिडर कर सकता हूं. डिस्टेंस क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना. लेंथ, डिस्टेंस क्या होता है बाबा, लेंथ ही होता है ना, मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां पे मुझे इसका क्या यूनिट मिला, मुझे मिला मीटर पर सेकेंड. ये इसका यूनिट बन गया ना. इसको मैं डिराइव्ड क्वांटिटी बोलता हूं. फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम जो क्वांटिटी बनाते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. वैसा ही मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, इट इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी. तो मास आपका फंडामेंटल है, मास केजी में रहेगा. वेलोसिटी क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड में रहेगी, मीटर पर सेकंड. तो केजी मीटर पर सेकंड, ये यूनिट बनेगा मोमेंटम का. तो मोमेंटम भी हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज. ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनको डिराइव किया जाता है फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज. इज दिस वेरी क्लियर? सिंपल सी बात यहां पे बता रहा हूं आपको. ठीक है, चलिए फिर स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक वैल्यू होती है, लेकिन उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती. मान लेते हैं कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर. कितना दूर है इधर से, 5 किलोमीटर दूर है. डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं. तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी. स्पीड, कितना तेज जा रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर. किधर जा रहा था पूछा क्या, नहीं, कितना तेज था उतना ही पूछा, वैल्यू पूछा, स्पीड बताया, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी. मास 2 किलो है, डायरेक्शन का जरूरत है क्या, नहीं है. टाइम 10 सेकंड, डायरेक्शन का जरूरत है नहीं. टेम्परेचर, एनर्जी, डायरेक्शन का कहीं पे जरूरत है नहीं. तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी. सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की जरूरत होती है.
ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, हम बोलते हैं इसके पास डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। लेकिन कोई भी जब कैलकुलेशन होता है, मुझे बताओ कोई भी न्यूमेरिकल होता है, तब क्या हमें बताना पड़ता है डायरेक्शन? डायरेक्शन का कोई काम आता है क्या? जरूरत नहीं है। डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत है नहीं है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो कैलकुलेशंस होता है करंट का, वहां पर वेक्टर लॉज को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वेक्टर लॉज क्या होते हैं आप आगे पढ़ोगे, स्केलर्स एंड वेक्टर जो चैप्टर आएगा उसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, अलग कैलकुलेशन होता है, वो आप आगे सीखोगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का जब एडिशन होता है तो आप सिंपल ऐड करते हो ना कि हाँ बाबा 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 8 एम्पियर, ऐसा सिंपल कैलकुलेशन होता है। यहां पे वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है, वेक्टर लॉस फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हालांकि हम बोलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर आता है वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर दोनों चीजें लगेंगी, मैग्नीट्यूड भी लगेगा, वैल्यू भी लगेगी और डायरेक्शन भी लगेगी। डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, लेकिन किधर गया? वो नॉर्थ की तरफ गया। वेलोसिटी 60 किलोमीटर, कहां जा रहा था? ईस्ट में जा रहा था। फोर्स 10 न्यूटन, लेकिन नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, ईस्ट वेस्ट। यहां पे डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है। एंड इनका जो भी एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, वो वेक्टर लॉज से होने वाला है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहां? ऊपर नीचे, डायरेक्शन बतानी जरूरी है एक्सेलरेशन में भी, मोमेंटम में भी। तो ये सारे क्या होगा? ये होगा वेक्टर क्वांटिटीज। एंड इनका जो भी कैलकुलेशन होगा वो वेक्टर लॉज को यूज करके होगा। वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आप सीखोगे आगे, ठीक है। तो दो बेसिक बात याद रखना, अगर डायरेक्शन मैटर करती है तो वो वेक्टर है। अगर कोई कैलकुलेशन करना है आपको, वहां पे डायरेक्शन की जरूरत है तो एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन मैटर नहीं करती तो एक स्केलर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ओनली द वैल्यू मैटर्स, देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, 9th में आपने पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा होगा शायद। हमारे पास एक बच्चा है चिंटू। चिंटू पेड़ के आसपास अपनी साइकिल चलाता है और खेलते रहता है, इसको मैं बोलूंगा ट्री नंबर 1। अब उसको सूसू लगी तो वो घर पे गया, अपना सूसू सीसू करके वो अब गया ट्री नंबर 2 के पास। तो उसने एक्चुअली में कितना ट्रैवल किया मुझे बताओ? ट्री नंबर 1 से घर 3 मीटर, घर से लेके ट्री नंबर 2 4 मीटर। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, एक्चुअली में कितना ट्रैवल किया? 7 मीटर। इसको मैं क्या बोलता हूं? डिस्टेंस बोलता हूं, ठीक है। अब ट्री नंबर 1 से लेके ट्री नंबर 2 के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये कितनी रहेगी? 5 मीटर रहेगी। पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि कहां ट्रैवल कर रहा है। एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? एक स्ट्रेट लाइन रहेगा स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका मान लो फिनिशिंग पॉइंट है। आप चाहे जैसे घूम घूम के जाओ, ऐसा 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 कैसा भी घूम के जाओ, एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रैवल किया वो डिस्टेंस है। एंड स्टार्ट और फिनिश के बीच का जो स्ट्रेट लाइन रहेगा उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। और एक एग्जांपल देते हैं। 10 मीटर का मेरा रास्ता है, एक बच्चा आया, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, दौड़ के वापस गया, तो इसने एक्चुअली में कितना ट्रैवल किया? 10 मीटर आया, 10 मीटर गया, तो डिस्टेंस इसका 20 मीटर का था जो उसने एक्चुअली में ट्रैवल किया। 10 मीटर आया, 10 मीटर गया, लेकिन जहां से वो भागा वहीं पे वो वापस आया। तो मुझे बताओ, जहां से शुरू किया, स्टार्टिंग जो पॉइंट था, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वो भाग के वापस वहीं पे आया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। बिकॉज वो और कहीं गया नहीं, आगे गया फिर से पीछे आया, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है।
ये एक कंसेप्ट आपको समझ में आया? ठीक है, एक और चीज, मान लेते हैं एक बस है, ये स्कूल बस ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर ईस्ट, डायरेक्शन भी बता रहा हूं, 60 किलोमीटर ईस्ट ट्रैवल कर रही है 2 घंटे में, उसको 2 घंटे लगते हैं 60 किलोमीटर जाने के लिए ईस्ट में, ठीक है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 2 घंटे में 60 किलोमीटर का। एंड यहां पे डायरेक्शन भी बता रहा हूं, ईस्ट में जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगी, 60 किलोमीटर ईस्ट। हमें डायरेक्शन भी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, डायरेक्शन भी बतानी है, 60 किलोमीटर ईस्ट में जा रही है। अब मुझे बताइए, हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां पे अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर एंड टाइम कितना था 2 आवर्स, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात सही है? ये इसकी स्पीड हो गई। स्पीड क्या रहेगी, एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी ना, यहां पे डायरेक्शन बताने की जरूरत है नहीं, सिर्फ वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड मतलब ये 30 किलोमीटर पर आवर जो हमने लिखा, यही इसका मैग्नीट्यूड है, यही इसकी वैल्यू है। अब मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, 60 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में, ठीक है, ई लिख रहा हूं, अपॉन टाइम 2 आवर्स। तो इसका जो वेलोसिटी क्या मिलेगा मेरे को, वेलोसिटी वही है 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में, 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, ऐसे लिखेंगे हम वेलोसिटी को। सिंपल दिखाई दे रहा है सबको, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन दिखानी है, स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं दिखानी है। सबको डिस्टेंस समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट का स्पेलिंग गलत हो गया है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, गलती हो गई। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई, स्पीड समझ में आ गई, वेलोसिटी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से एक और एग्जांपल अगर ले, मुझे बताओ ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे मान लो ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब एक साल में वो एक चक्कर लगाता है सन के इर्द गिर्द, ठीक है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, फिर से वो वही पोजीशन पे आ जाता है एक साल बाद, तब जाके हम 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, ठीक है। अर्थ ट्रेवल्स अ ह्यूज डिस्टेंस इन स्पेस, 940 मिलियन किलोमीटर एक साल में। देखो भाई, ट्रैवल तो कर रहा है, डिस्टेंस तो काफी काफी सारा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होगी, बराबर है। लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर 1 ईयर, इट विल बी 0, बिकॉज जहां से उसने शुरू किया वहीं पे वो वापस आ गया, सिंस इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन। तो यहां पे मुद्दा क्या है बोलने का, इवन इफ समथिंग इज मूविंग कंटिन्यूसली विद अ वेरी हाई स्पीड, स्पीड है उसके पास, लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है अगर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्पीड ज्यादा है, स्पीड है, डिस्टेंस भी है, लेकिन घूम घाम के जहां से शुरू किया वहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। बात समझिए, मुद्दा समझिए, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर है, यहाँ पे डायरेक्शन मायने रखती है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारा उड़ान 3.0 बैच 1 मई मतलब आज से इसके प्रॉपर लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं, बिकॉज लेक्चर इवनिंग में है 7:30 को। शुरू में एक हफ्ता बेसिक्स ही पढ़ाया जाएगा, मतलब ऑफ कोर्स टॉपिक तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन एकदम बेसिक से, एकदम उंगली पकड़ के आपको सिखाएंगे क्या क्या होता है। बोर्ड का प्रिपरेशन और MHT CET का पूरा प्रिपरेशन हम करवा के देंगे, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है प्लीज कॉल कीजिए, नंबर भी आपको देता हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या होगा, लाइव क्लास, सिलेबस कंप्लीट होगा, मोबाइल PC टैबलेट सब जगह एक्सेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर चीज की रिकॉर्डिंग मिलेगी। डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो जूम पे कंडक्ट होते हैं, लाइव रिवीजन होता है एग्जाम के पहले, वो भी जूम पे होता है। पर्सनल मेंटरशिप, टीचर के साथ 1-on-1 कॉल आप कर सकते हैं, टीचर के साथ हमेशा आप कनेक्टेड रह सकते हैं, यही हमारे बैच का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज लिमिटेड सीट्स होती है, बच्चे लिमिटेड हैं, तो टीचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरह की टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव MCQs रहेगा, ठीक है, एंड सब्जेक्टिव में पेपर मिलेगा, आंसर की मिलेगी, आप पेपर लिख के दीजिए, उसको चेक करके भी आपको
वापस दिया जाएगा, ठीक है। पेपर आपको चेक करके मिलेगा। कौन कौन पढ़ा रहा है? शुभम सर है जो फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ, मरिया मैम केमिस्ट्री, योगेश सर मैथ्स ले रहे हैं, खुशी मैम बायोलॉजी ले रही है, ठीक है। तो ये आपके टीचर्स हैं, इनके साथ आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे, मेरे साथ आप हमेशा बात कर सकते हो, ठीक है। डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है आप मुझसे बात करके अपना दुख शेयर कर सकते हो, ठीक है। जो कोई प्रॉब्लम है वो हम साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बैच कैसे ज्वाइन करना है? ऐप है इजी लर्निंग। इजी लर्निंग ऐप के ऊपर आपको लाइव कोर्सेज दिखेंगे, उसके अंदर आपको उड़ान 3.0 बैच दिखेगा, उसके अंदर बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उसके अंदर पे ऑनलाइन या फिर स्कैन क्यूआर। ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट हो सकती है, क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं, किसी और के फोन से आपको पेमेंट करनी है, मम्मी पापा भैया दीदी, तो वो क्यूआर स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है तो ये क्यूआर यहाँ पे एक और दिया हुआ है, इसके ऊपर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इस नंबर पे। फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रकार की इंक्वायरी है, ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे मुझे बताओ, ये जो एथलीट है दौड़ रहा है, तो शुरू में वो रेस्ट पोजीशन में था, जब उसने दौड़ना शुरू किया तब वो क्या रेस्ट पोजीशन में था, वेलोसिटी 0 थी। लेकिन जैसे वो उठा, भागना स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, मानते हो कि नहीं? वेलोसिटी बढ़ी, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब 0 से लेके उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर मुझे बताओ, ये जो बस है आ रही है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेकिन आते 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 बस स्टॉप पे वो रुकी, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। वो बस कहीं से आ रही थी, उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, बस स्टॉप पे आके वो रुकी, वेलोसिटी 0 हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसको आप प्यार से इसको आप डीसेलेरेशन भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन। डीसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम हो रही है एंड फिर 0 हो जा रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक मान लो, एक गाड़ी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसको 0 एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, स्पीड में भी कोई चेंज नहीं है, 0 एक्सेलरेशन। तो 3 बातें बताई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? 0 एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर एक और चीज, मान लो एक बाइक है जो टर्न मार रही है, तो जब उसने टर्न मारा, क्या उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया? जब टर्न मारा तो डायरेक्शन चेंज हुआ। अच्छा मुझे बताओ, वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन होती है, तो अगर डायरेक्शन चेंज करता हूं तो कहना इसे वेलोसिटी भी चेंज होती है? हाँ, जब डायरेक्शन चेंज होता है वेलोसिटी भी चेंज होती है, एंड वेलोसिटी चेंज होती है मतलब जब टर्न मार रहे हो, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। तो जब आप गाड़ी को या बाइक को टर्न करते हो तब क्या हो रहा है? तब एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। भले आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, आपने जब टर्न मारा आपकी स्पीड वही थी, लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज किया, मतलब आपने वेलोसिटी चेंज किया, मतलब टर्न मारना क्या है? एक्सेलरेशन है। सिंपल कहानी समझिए, बातें समझिए। चलो आगे चलो। अब देखो, 2 बातें समझेंगे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज है। यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली आप कांस्टेंट स्पीड के साथ या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप चल रहे हो, ठीक। तो यहां पे आपको एक सिंपल सा एक छोटा सा टेबल बना के बता रहा हूं कि टाइम को हम मिनट्स में देख रहे हैं एंड डिस्टेंस को हम किलोमीटर में देख रहे हैं। तो मुझे बताओ 10 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, 20 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रैवल हुआ। अच्छा, तो 10 और 20 में कितना अंतर है? 10 किलोमीटर का। मतलब जो पहली 10 मिनट थी उसमें भी 10 किलोमीटर हुआ, दूसरे 10 मिनट में भी 10 किलोमीटर, 30 मिनट में 30 किलोमीटर, 40 में 40, 50 में 50, 60 में 60। तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। मुझे बताओ, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 10 मिनट में 10 किलोमीटर,
दूसरे 10 मिनट में भी 10 किलोमीटर, तीसरे 10 मिनट में भी 10 किलोमीटर, चौथे 10 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल हो रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? मान लो आप एक सिटी में ट्रैवल कर रहे हो जहां पे बहुत ट्रैफिक है, कहीं पे सिग्नल लग रहा है, तो आपकी वेलोसिटी चेंज होते रहेगी। कहीं पे ट्रैफिक में अटक गए, वेलोसिटी बहुत कम हो गई, स्पीड बहुत कम हो गई, बैठे रहे थोड़ी देर, फिर खुला रास्ता मिला तो आपने भगाया गाड़ी, फिर वापस सिग्नल आ गया तो रुक गए, फिर वहां पर ट्रैफिक लग गया, कहीं पे किसी ने गाड़ी ठोक दी, फिर बैठ गए, फिर वापस खाली रास्ता मिला तो भगाया। तो सिटी में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी चेंज होते रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यूनिफॉर्म मोशन कहां दिख रहा है? एक खुले रास्ते पे, खुले हाईवे पे चला रहे हो आप गाड़ी, और आपकी स्पीड जो है, आपकी जो वेलोसिटी आप मेंटेन कर रहे हो, सीधा रास्ता है, खुला रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आप 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, 60 आप आराम से चला रहे हो, कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हो, तो ये यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले 10 मिनट में 5 किलोमीटर कवर हुए, दूसरे 10 मिनट में मुझे बताओ 5 और 12 अंतर कितना है? 7 किलोमीटर का। तो पहले 10 मिनट में 5 किलोमीटर कवर हुआ, दूसरे 10 मिनट में 7 किलोमीटर कवर हुआ, फिर 30 मिनट्स में 18, तो 12 और 18 में कितना अंतर है? 6 किलोमीटर का। तो तीसरे 10 मिनट में आपने 6 किलोमीटर कवर किया, फिर चलो 40 मिनट में 28, तो 18 और 28 में कितना अंतर है? 10 किलोमीटर का। तो चौथे 10 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल हुए। तो हर 10 मिनट में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। क्या आप मानते हो? सिंपल कंसेप्ट है ना। 50 मिनट हुए 35, 28 और 35 में कितना अंतर है मुझे बताओ? 7 किलोमीटर का अंतर है। और 60 मिनट हो गए, 35 से 50 आपने भगाया गाड़ी, इतना भगाया कि आपने 15 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल हर 10 मिनट में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम तो हमने कांस्टेंट रखा है, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अलग अलग कवर हो रहा है, कभी भी 7 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर, कभी 10, कभी 7, कभी 15। तो अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक ग्राफ बनाता हूं, इसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पर टाइम जो है वो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड्स है। ठीक है, सेकंड्स में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में है। ठीक है, अच्छा इसकी स्केल क्या रहेगी मुझे बताओ? एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर क्या है? 10 सेकेंड्स। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 10 सेकंड है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 20 मीटर है, 20 मीटर्स। ठीक है, देखो ना, ये 1 सेंटीमीटर कितना है? 20 मीटर है ना, और ये 1 सेंटीमीटर कितना है? 10 सेकंड है। तो स्केल आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो भाई, ये जो टेबल आपको दिख रहा है, टेबल के हिसाब से ग्राफ बनाने का, मेरे को बताओ 0 सेकंड पे 0 मीटर ट्रैवल हुआ, तो मैं एक यहां पे पॉइंट बनाऊं, 0 0 दिख रहा है आपको? ठीक है, 0 सेकंड में 0 मीटर ट्रैवल हुआ, फिर 10 सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल हुआ, मतलब मेरा पॉइंट यहां बनेगा। देखो बराबर है, 10 सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल हुआ। ठीक, 20 सेकंड में 40 मीटर ट्रैवल हुआ, 20 सेकंड में 40, क्या ये बात बराबर है? 20 सेकंड में 40 मीटर। ठीक, 30 में 60। अब आपको कहानी थोड़ी समझ में आ रही है? 30 में 60, 40 में 80, यहां पे। ठीक, 50 में 100 इधर, 60 में 120 इधर, 70 में 140 इधर। इस प्रकार से ये यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये यूनिफॉर्म मोशन है, बराबर है बात?
अच्छा, अब मैं थोड़ा ये पॉइंट्स यहां से हटा दूं। देखो ये अपने पॉइंट रहेंगे, तो जब मैं ग्राफ प्लॉट किया मैंने और जब मैं लाइन खींचूंगा तो लाइन कैसी रहेगी, वो स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, तो मुझे बताओ यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आता है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर है। द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रहेगा, यहां पे स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब इसका मैं स्लोप निकालूंगा। शायद आपने पढ़ा है स्लोप के बारे में, शायद नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, लेकिन मैं यहां पे स्लोप कैलकुलेट करना चाहूंगा इसका। और स्लोप बेसिकली क्या रहेगा पता है, स्लोप से मुझे यहां पे स्पीड पता चलेगी, या उसको ठीक है स्पीड ही बोल देंगे। स्लोप से मुझे क्या पता चलेगा, स्पीड पता चलेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा स्लोप का पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए अब मुझे बताइए, आओ ये वाला पॉइंट कंसिडर करो, ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट 50 है, y कोऑर्डिनेट 100 है। चलो अब मान लो इसको मैं क्या बोलूंगा पता है, ये मेरा x2 और y2 है। ठीक है, 50 और 100 ये मेरा क्या है, x2 y2। और चलो ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, कोई बात नहीं है। ये वाला पॉइंट कंसिडर करूंगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 30 और 60। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, x1 y1। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं स्लोप का, y2 माइनस y1, y2 क्या है 100 है, y1 क्या है 60, 100 माइनस 60 अपॉन, अच्छा मुझे बताओ ये y कोऑर्डिनेट क्या बताता है, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बताता है, मतलब ये मीटर में रहेगा। y2 माइनस y1 ये किस में रहेगा, ये मीटर में रहेगा। और x2 x1 x कोऑर्डिनेट क्या बताता है, टाइम बताता है, मतलब ये सेकंड में रहेगा। तो 100 माइनस 60 मीटर अपॉन x2 क्या है मेरा 50, 50 माइनस x1 क्या है 30 सेकंड। तो 100 माइनस 60 आपका हो गया 40, 40 अपॉन 50 माइनस 30 20 मीटर पर सेकंड। 0 0 काटो, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या मिला 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये आपको क्या मिली, ये आपको स्पीड मिली। तो जब आप स्लोप निकालते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, इसका जब आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप आपको क्या बताता है, स्पीड बताता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, कैलकुलेशन समझ में आया। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दो पॉइंट आपको लेने होंगे। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट आप लो, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये फॉर्मूला लगाना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे क्या मिलता है हमें, स्लोप मिलता है। एंड यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या पता चलता है, हमें स्पीड पता चलती है। बेसिकली y अपॉन x करना है, y क्या है आपका मीटर में है और x क्या है सेकंड में है, तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा ना। y अपॉन x क्या मिलता है, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्पीड। समझ में आई बात, स्लोप निकाला हमने। अच्छा अब आपको मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा। तो यहां पे y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ध्यान से सुनना, y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे आपका टाइम है सेकंड में। स्केल लिख देंगे, x एक्सिस पे 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। एंड y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल कर रही है, मतलब ये ग्राफ कैसा है, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ग्राफ है। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी पे हमारी ट्रेन चल रही है। 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड, ट्रेन का स्पीड में कोई चेंज, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मुझे पता करना है कि 20 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमारी ट्रेन ने
20 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ये जो एरिया है इस एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, एरिया अंडर द ग्राफ। यहां पर एरिया अंडर द ग्राफ क्या रहेगा, डिस्टेंस कवर्ड। चलो अब मुझे बताओ, ये तो एक सिंपल सा क्वाड्रिलैटरल है, रेक्टेंगल है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या ये बात बराबर है? लेंथ कितना है मेरे को बताओ, 100 है लेंथ, 100, और इसका ब्रेथ कितना है, 20 है। तो मुझे बताओ 100 वॉट वेलोसिटी है ना, 100 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, चलो 100 मीटर पर सेकेंड इंटू 20, 20 क्या है, टाइम है ना, सेकेंड। अब मुझे बताओ क्या ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो सकता है, हाँ, इज इक्वल टू 100 इंटू 20 कितना हो गया, 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आई? एरिया अंडर द ग्राफ क्या बता रहा है, यहां पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 20 सेकंड में, ये पता चला। अच्छा अभी मान लो, ठीक है इतना समझ गया। अभी मानो कि मुझे 20 और 50 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ये निकालना है। 20 और 50 के बीच में कितना ट्रैवल हुआ ये निकालना है। तो यहां पे मेरा लेंथ तो अभी भी 100 ही है, टाइम कितना है 20 और 50, 50 माइनस 20 मतलब कितना, 30 सेकंड ना। तो ये कितना है, ये 30 सेकंड है, और ये 100 मीटर पर सेकंड है। तो सिंपल कैलकुलेशन, 100 मीटर पर सेकंड इंटू 30 सेकंड, सेकंड और सेकंड काटो, 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है। दोनों ग्राफ आपको समझ में आया, स्केल समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अब चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीनों लॉ अच्छे से समझेंगे। मुझे बताइए अगर हाथ में एक डब्बा है तो इस डब्बे को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, एंड आप भी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हो। मान लो मेरे हाथ में ये रिमोट है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है लेकिन मैं उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूं, तब जाके ये स्टेबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं तो गिर जाएगा नीचे। ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मैं इसको कुछ फोर्स दे रहा हूं, मैं कौन सा फोर्स देता हूं, मैं इसको नॉर्मल फोर्स देता हूं। ठीक है, विच इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो ये दोनों फोर्स, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, तब जाके आपका डब्बा स्टेबल है। ठीक है, अब ये स्टेबल ही रहेगा जब तक मैं इसको ऐसे धक्का नहीं मारता, जब तक मैं इसको और कुछ धक्का नहीं देता तब तक ये स्टेबल रहेगा। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट, अभी मान लो ये दिख रहा है जिसमें मैं लिखता हूं, यहां पे नीचे रखा हुआ है, ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? जब तक मैं इसको धक्का नहीं मारता। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक धक्का नहीं मारेंगे तब तक गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। इसको पकड़ के रखा है, ये ऐसा ही रहेगा जब तक मैं इसको छोड़ता नहीं या फिर जब तक धक्का नहीं मारता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। ये जो लॉ है ना, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। हर ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी चीज के पास मास होता है ना, किसी भी चीज के पास मास होता है, मास से ही उसका इनर्शिया आएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया वो हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। जब तक इसको फोर्स नहीं लगाएंगे हिलेगा नहीं। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते रहेगा। ये देखो दिख रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जब तक उसको रोकोगे नहीं तब तक वो जाते रहेगा। लेकिन अब आप बोलोगे सर ये तो यहां पे बीच में जाके रुक गया,
है ना? क्यों रुका? बिकॉज यहां पे फ्रिक्शन है ना, यहां पर क्या है? फ्रिक्शन है। अगर आप फ्रिक्शन 0 कर दो, अगर आप मान लो फ्रिक्शन को हमने 0 कर दिया और फिर किसी चीज को मैं थोड़ा सा धक्का देके छोड़ देता हूं, तो वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। इट विल कंटिन्यू टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन जब तक उसको रोकोगे नहीं, अनलेस इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक और सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो एक एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड, और वो स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ये कब तक ट्रैवल करेगा? करते रहेगा, बिकॉज स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, तो यहां पे किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होगा। हाँ, अब बोलोगे कॉस्मिक रेज वगैरह होते हैं, लेकिन चलो इग्नोर करो वो सब। मान लो कि देयर इज नो रेजिस्टेंस, नो फ्रिक्शन, नो नथिंग इन स्पेस, स्पेस इज अ वैक्यूम, कुछ नहीं है वहां। तो ये कब तक जाएगा? जाते रहेगा जब तक इसको कोई रोकता नहीं है, या फिर जब तक ये किसी प्लैनेट की ग्रेविटी में आ नहीं जाता या किसी प्लैनेट के ऊपर गिर नहीं जाता, तब तक ये जाते रहेगा, जाते रहेगा। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, या तो वो पड़ा रहेगा या तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, और ये भी यूनिफॉर्म मोशन की बात है। वो एस्ट्रॉइड कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा जब तक दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन। फॉर्मूला हमें सबको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मतलब अभी ये जो बच्चा है, बच्चा टेबल को धक्का लगा रहा है, बच्चा कुछ तो फोर्स लगा रहा है, टेबल के पास मास कितना है? m है। बच्चे ने फोर्स लगाया तो टेबल आगे जाएगा, आगे जाएगा मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब वो एक्सेलरेट करेगा। तो ये टेबल कितना एक्सेलरेट करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन कितना होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर एंड फोर्स के ऊपर। जितना फोर्स ज्यादा लगाओगे उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, या फिर अगर मास बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स एंड मास। सिंपल वर्ड्स में, इफ यू पुश समथिंग, how much it will move, how much it will accelerate, it will depend on एक तो कितना उसमें मास है, how heavy it is, and how hard you push। जितना फोर्स ज्यादा लगाओगे उतना वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक खाली ट्रॉली है और एक भरी हुई ट्रॉली है, ठीक है? मुझे बताओ इसका मास, खाली वाले ट्रॉली का मास कम रहेगा और भरे हुए ट्रॉली का मास ज्यादा रहेगा, ठीक? अगर मैं सेम फोर्स अप्लाई करता हूं तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? खाली वाले ट्रॉली का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, भरे हुए ट्रॉली का एक्सेलरेशन कम होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है? अच्छा, एक साइकिल है और एक बाइक है, सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दोनों पे। मुझे बताओ साइकिल हल्की होगी, बाइक वजनदार होगी, हैवी होगी, जड़ होगी, मराठी में जड़ बोल सकता हूं, हैवी है। मास कम है साइकिल का, बाइक का मास ज्यादा है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो साइकिल का एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, बाइक का एक्सेलरेशन, पीछे से धक्का लगा रहा हूं मैं बेसिकली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साइकिल को धक्का इजीली मारूंगा, फटाफट आगे जाएगी, बाइक को धक्का मारने में मुझे दिक्कत होगी, उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा, फोर्स सेम लग रहा है। वेरी क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल, एक बॉल है, अब बॉल का मास कांस्टेंट है, मास कितना है? 0.5 kg, ठीक है? अब मैं इसको 2 बार लात मारूंगा, पहली बार जब मैं लात मारूंगा 100 न्यूटन के फोर्स से मारूंगा, तो मुझे आप लोग अभी कमेंट में बताना, अगर फोर्स, अच्छा फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स 100 है, मास 0.5 है,
तो एक्सेलरेशन कितना होगा, पहली लात में एक्सेलरेशन कितना होगा, दूसरी बार में 300 न्यूटन के फोर्स से लात मारूंगा तो फोर्स कितना हो गया मेरा 300 मास तो 0.5 है इनटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन होगा कैलकुलेट कीजिए, कमेंट में बताना पहली लात में कितना एक्सेलरेशन, दूसरी लात में कितना एक्सेलरेशन पड़ेगा। तो ये हो गया आपका न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना मूव होगा इट विल डिपेंड ऑन कितना आपने धक्का लगाया, कितना उसका मास है, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब ये बॉल आपको बाउंस होते हुए दिख रहा है, मुझे बताओ बॉल फ्लोर पे गिर रहा है, बॉल फोर्स जब वो फ्लोर पे गिरेगा कुछ तो फोर्स लगाएगा, ये जो बॉल है जमीन को कुछ तो फोर्स देगा, जमीन भी इसको फोर्स देगी, ठीक है। द फ्लोर विल पुश द बॉल बैक, नहीं समझे, आपने अगर किसी को पंच मारा, मान लो आपने दीवार को पंच मारा, तो जितने फोर्स से आप पंच मारोगे उतना ही फोर्स आपके हाथ पे भी फील होगा, आपको लगेगा ना, आप अगर मारोगे तो आपको भी लगेगा, दीवार को भी लग रहा है, आपको भी लगेगा, जितने फोर्स से मारोगे उतना ही आपको भी लगने वाला है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फ्लोर यहां ये जो बॉल है ये क्या कर रहा था, बाउंस कर रहा था, तो ये बॉल कुछ तो फोर्स अप्लाई करेगा फ्लोर पे, फ्लोर भी फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। जितना फोर्स बॉल लगाएगा उतना ही फोर्स फ्लोर भी लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। चलो एक और सिंपल एग्जांपल, जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो बहुत सारी हॉट गैसेस हैं जो यहां से नीचे से निकल रही हैं, हॉट गैसेस गो डाउन, द रॉकेट गोज अप ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। जो गैसेस निकल रही हैं वो जमीन को धक्का लगा रही हैं, तो जमीन भी रॉकेट को धक्का लगाएगा, ठीक है। गैसेस नीचे जा रही हैं, रॉकेट ऊपर जा रहा है, ये हो गया आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। सो आई होप बहुत सारी बातें हमने आज के भी लेक्चर में की थी, लेक्चर आपको अच्छा लगा, काफी सारे बेसिक्स हमने यहाँ पे देखे, कुछ ग्राफ देखा, डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, स्पीड देखा, वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा, ग्राफ्स देखे एंड न्यूटन्स लॉस देखे, ठीक है। तो आई होप आपकी 11th की जर्नी बहुत स्मूथ जाएगी, ठीक है। बहुत सारी बेसिक चीजें हैं ये जो हमें पहले से आनी चाहिए, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, कंसेप्ट कहीं पे ऊपर नीचे हो जाता है, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियर। ये ब्रिज कोर्स बनाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।